कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर जियांग शियाओयोंग से, जो ऊपर रस्सी से लटका हुआ था और उसके नीचे बहुत सारे जॉम्बीज थे। सामने कुछ लोग खड़े थे। वहीं से एक लड़की कहती है, जियांग, तुम्हारे सारे दोस्त अभी मर चुके हैं और तुम जीकर क्या करोगे? तभी जियांग कहता है, ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से उन्हें इतनी तकलीफ हुई और तुम अमीर लड़की, तुम तो सबसे बदतर मौत डिजर्व करती हो। तभी वह लड़की एक मोटे आदमी से लिपट कर कहती है, देखो, वो मुझ पर फिर से गुस्सा। वह मोटा आदमी यानी उस लड़की का बॉयफ्रेंड कहता है, इसे हम तड़पा तड़पा कर मारेंगे ताकि तुम्हें मजा आए। और जियांग, मुझे तुम्हें थैंक्स कहना होगा क्योंकि तुम्हारे सप्लाईज की वजह से हम कुछ महीनों तक और मजे कर सकते हैं। फिर वह एक बटन दबाकर जियांग को छोड़ देता है, जिससे जियांग सीधे ज़ॉम्बीज के सामने गिरता है और सारे ज़ॉम्बीज उसे खाने लगते हैं। जियांग गुस्से और तड़पते हुए सोचता है, झिंगली, अगर मुझे एक और चांस मिला फिर से जीने का तो मैं तुम दोनों को जरूर सफर कराऊंगा। तभी ब्लैकआउट हो जाता है। जियांग को होश आता है जहां एक लड़की उसे बुलाती है, जियांग, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्यों मेरा नाम अभी तक घर के डॉक्यूमेंट्स में नहीं है? क्या तुम मुझसे प्यार भी करते हो? तब जियांग सोचने लगता है, ये क्या है? क्या मेरा रीबर्थ हुआ है एपोकलिप्स से पहले? मेरी पिछली लाइफ में जिंग ने मेरी पूरी प्रॉपर्टी ले ली थी, जिसकी वजह से मैं होमलेस बन गया था। फिर एक ग्लोबल डिजास्टर हुआ जहां ज्यादातर इंसान ज़ॉम्बीज बन गए थे, जहां मैं और मेरे दोस्तों ने सरवाइव किया था और हमने एक सेफ जोन भी बनाया था। पर किसे पता था कि वही कोई जिंग हमसे मदद मांगने आएगी और दुश्मनों के लिए दरवाजा खोल देगी और मेरे 4 लाख येन भी ले जाएगी। जहां हम देखते हैं कि कुई जिंग अभी भी यैपिंग कर रही थी, लेकिन जियांग को यह सब याद आने के बाद वह उसे घर से निकाल देता है। कुई जिंग शॉक में कहती है, इस जियांग को क्या हुआ? क्या ये मेरा पालतू कुत्ता नहीं था? फिर जियांग दरवाजा बंद करके डेट देखता है, जहां अभी भी 1 महीना बाकी था अपोकैलिप्स को शुरू होने में। तो जियांग अपोकैलिप्स के लिए प्रिपेयर होने जा ही रहा होता है कि उसे एक सिस्टम विंडो दिखती है जहां उसे टास्क दिया हुआ था, डिजास्टर प्रिपरेशन, जहां उसे टास्क कंप्लीट करने के पॉइंट्स मिल रहे थे और उन पॉइंट्स से वह स्किल्स खरीद सकता था। फिर वह याद करता है कैसे वह हर एक पैसा बचाता था पिछली लाइफ में ताकि वह कुई जिंग को ब्राइड ड्रेस दिला सके। 1 महीने में यह पूरी दुनिया ज़ॉम्बीज से भर जाएगी, इसीलिए मुझे अभी जितना हो सके अच्छा खाना खा लेना चाहिए। फिर वह बहुत सारा खाना ऑर्डर करके खाते हुए ऐसा फील करता है कि उसकी बहुत एनर्जी आ चुकी हो। फिर वह नोटिस करता है कि उसे जिंग के फ्रेंड का फोन आ रहा है। क्या उसने अपने दोस्त को सब बातें बता दी होंगी? फिर उसके रिसीव करते ही जिंग की फ्रेंड भी जिंग की तरह यापिंग करने लगती है। वह कहती है, तुम जिंग को ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हो? वो बस तुम्हें टेस्ट कर रही थी कि तुम उससे प्यार करते हो या नहीं, उसे अपनी प्रॉपर्टी देकर। लेकिन तुम फेल हो गए। अगर तुम्हें माफी चाहिए तो अब भी अपनी सारी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स और 1 मिलियन कैश लेकर आ जाओ, तब मैं उससे तुम्हारे बारे में बात कर सकती हूं। तभी जियांग चिल्लाते हुए कहता है, तुम अपने आप को क्या समझती हो? तुम्हें लगता है तुम मुझे टेस्ट कर सकती हो? कहकर वह कॉल कट कर देता है और फिर एक राहत की सांस लेकर सोचता है, जमीन, अब वो जमीन का इंतजाम कहां से करेगा? बिना जमीन के वो ज़ॉम्बी अटैक कैसे सरवाइव करेगा? उसे एक ऐसी जमीन चाहिए जो सेफ हो और जहां वह अपना बेस बना सके, और वो नदी के करीब होना चाहिए। फिर वह वहां से जाने लगता है। तभी एक लड़की उसे ग्रीट करते हुए कहती है, हेलो सर, क्या आप यहां प्रॉपर्टी रेंट करने आए हैं या खरीदने? तभी जियांग कहता है, नहीं, मैं तो। तभी उस लड़की का मैनेजर आ जाता है और कहता है, शाओ, जाओ पीछे बॉक्सेस साइड करने में हेल्प करो। शाओ कहती है, सर, लेकिन यहां एक क्लाइंट है। फिर उसका मैनेजर उस लड़की को डांटते हुए कहता है, शाओ, क्या तुम भूल गई मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? फिर मैनेजर जियांग को देखते हुए कहता है, इस जैसा गरीब तो एक टॉयलेट पेपर भी खरीद ले, वो भी बड़ी बात होगी, और तुम इसे क्लाइंट कह रही हो? फिर जियांग कहता है, क्या तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो? फिर वो मैनेजर कहता है, मैं तुम जैसे कुत्तों को उनकी औकात बता रहा हूं। मैं एक ऐसा आदमी हूं जो तुम जैसे कुत्तों को उनकी औकात दिखाता हूं, और तुम अगर यहां से एक टॉयलेट भी खरीद पाए तो मैं तुम्हारा शिट खाने को तैयार हूं। जियांग उसे गुस्से में देखते हुए कहता है, तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए फ्रेश शिट तैयार करता हूं। फिर वह अपना कार्ड निकालते हुए कहता है, मैं यहां रेंट या हाउस सेल करने नहीं,
बल्कि जमीन खरीदने आया हूँ। यह सुनकर मैनेजर, उस लड़की के साथ साथ वहां मौजूद बाकी लोग भी शॉक हो जाते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है, मैं आज पहली बार किसी को जमीन खरीदते हुए देख रहा हूँ। दूसरा कहता है, ये तो बहुत पैसे वाला है। फिर श्याओ जियांग को डिटेल में जमीन के बारे में समझाते हुए अंदर ले जाने लगती है। मैनेजर जियांग को जाते हुए देखकर कहता है, कोई भी भौंक सकता है, लेकिन जब पैसे देने की बात आती है तो मुझे नहीं लगता तुम दे पाओगे। फिर श्याओ कुछ जमीनों के डॉक्यूमेंट्स जियांग को देती है। जियांग देखने से मना करते हुए कहता है, मेरे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कोई जमीन है तो दिखाओ। श्याओ उसके रिक्वायरमेंट्स पूछती है। जियांग कहता है, मुझे ऐसी जमीन चाहिए जो पहाड़ों और रिवर के पास हो, जिसमें पानी बहता रहता हो, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत ना हो और पास में बड़ी बिल्डिंग्स और फैक्ट्रीज हो। ये सुनकर श्याओ कहती है, रुकिए, मुझे सोचने दीजिए। तभी मैनेजर आगे आते हुए कहता है, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में एक प्रॉपर्टी है जो इसके रिक्वायरमेंट से मैच करती है। श्याओ कहती है, मैनेजर, आपको पता है ना वो टी सिटी लैंड, वहां की फैक्ट्री सब अनफिनिश्ड हैं और क्लाइंट्स को बेचने की हालत में नहीं है। मैनेजर अकर में कहता है, बेचना क्या? ये भिखारी यहां लैंड खरीदने नहीं, बस टाइम पास करने आया है। इसकी डिमांड्स नहीं देखी क्या? जियांग पूछता है, क्या वो ईस्ट डिस्ट्रिक्ट मेरी रिक्वायरमेंट से मैच हो रही है? श्याओ कहती है, यस सर, पर वहां की फैक्ट्रीज और बिल्डिंग्स का काम बीच में ही रुक गया था। जियांग डिटेल्स पढ़ते हुए सोचता है, ये मेरी रिक्वायरमेंट से मैच कर रही है। अगर पूरे लैंड में बार्ब्ड वायर डाल दूं तो डिफेंस के लिए अच्छा रहेगा और अधूरी फैक्ट्रीज मेरा बहुत पैसा और समय बचाएंगी। फिर जियांग पेपर्स लौटाते हुए कहता है, क्या हम अभी पेपर साइन और पेमेंट कर सकते हैं? श्याओ को लगा था जियांग ये प्रॉपर्टी नहीं खरीदेगा, इसलिए वो पहले ही सॉरी कहने वाली थी, लेकिन जियांग की बात सुनकर शॉक हो जाती है। सर, क्या आप सच में ये प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, इतने अनफिनिश्ड वर्क्स के बाद भी? जियांग कहता है, हाँ, मैं खरीदना चाहता हूं। जल्दी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं ताकि पेमेंट जल्दी हो सके, और कोई फ्रेश शिट खाने के लिए वेट कर रहा है। मैनेजर को गुस्सा आता है, पर वो कुछ कर नहीं पाता। पेमेंट होने के बाद मैनेजर गुस्से में कहता है, आखिर कोई इंसान ऐसी प्रॉपर्टी में अपना पैसा वेस्ट कैसे कर सकता है? जियांग उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या तुम तैयार हो अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए? अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा लगा तो मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दे दूंगा। फिर जियांग वहां से जाने लगता है। कुछ लोग मैनेजर का वीडियो बनाते हुए पूछते हैं, तो फ्रेश शिट खाने के लिए तैयार हो? जियांग सोचता है, मैंने लैंड तो ले लिया, अब फूड और सप्लाईज बची हैं, मैं इसका इंतजाम कैसे करूं? लैंड तो ब्राइड मनी से ले ली। वो सोचते हुए जा ही रहा होता है कि वो मोटा बंदा जो जिंग के साथ मिलकर उसे धोखा दे चुका था, उसे देख लेता है। वो सोचता है, ये जियांग यहां क्या कर रहा था? फिर आगे बढ़कर देखता है कि लोग मैनेजर को शिट खिलाने की कोशिश कर रहे थे। वो चिल्लाकर कहता है, तुम सब ये क्या कर रहे हो? फिर हम जिंग को देखते हैं। उसे उसी मोटे बंदे का कॉल आता है। वो बताता है, आज जियांग लैंड खरीदने आया था। ये सुनकर जिंग गुस्से में कहती है, क्या लैंड? उसे इतने पैसे कहां से मिले? ली कहता है, मुझे लगता है उसने जो ब्राइड के लिए पैसे सेव किए थे उसी से लिया होगा। जिंग चिल्लाती है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैसों को हाथ लगाने की? ली कहता है, गुस्सा करने से अच्छा है पता करो वो क्या करना चाहता है। जिंग कहती है, इसमें पता क्या करना है? आज मैं उसे ऑनलाइन एक्सपोज कर दूंगी। दूसरी तरफ जोंग घर पहुंचकर सोच रहा होता है, सप्लाईज और फूड बेसिक नीड है, पर इतने पैसे कहां से लाऊं? तभी कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगता है। दरवाजा खोलने पर वो जिंग और उसकी दोस्त को देखता है। जिंग कहती है, जोंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैसों को हाथ लगाने की? जोंग गुस्से में कहता है, तुम किसकी बात कर रही हो? जिंग कहती है, मुझे पता है तुमने ब्राइड मनी से लैंड ले लिया है, वो मेरा था, मतलब वो लैंड भी मेरी हुई। जोंग कहता है, तुम क्या कह रही हो? मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैंने तुम्हारे पैसों को हाथ भी नहीं लगाया। और तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे और ली के अफेयर के बारे में नहीं पता? जिंग सोचती है, इसे मेरे और ली के अफेयर के बारे में कैसे पता? उसकी दोस्त बीच में कहती है, ये बस मिसअंडरस्टैंडिंग है कपल्स के बीच। जोंग कहता है, मिसअंडरस्टैंडिंग? यहां कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, उस बूढ़े ली की गर्लफ्रेंड है। तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे घिन आती है। ये कहकर वो दरवाजा बंद कर देता है। जिंग सोचती है, आखिर इसे कैसे पता चल गया? मैं और ली तो बहुत सावधानी से रूम बुक करते थे। उसकी दोस्त कहती है, जिंग, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम उस बूढ़े ली के साथ हो? जिंग कहती है, हमने बस 1-2 बार होटल बुक किया था। उसकी दोस्त कहती है, चलो घर चलकर कोई प्लान सोचते हैं। जिंग अग्री करती है। घर पहुंचकर जिंग की दोस्त ईविल फेस बनाते हुए सोचती है, अब जब तुमने जोंग के साथ रिलेशन खराब कर लिया है तो मैं पीछे हटने वाली नहीं हूं। आखिर तुम मेरी बहन हो।
नेक्स्ट डे जोंग अपने फैक्ट्री वाले लैंड पर जाता है और पूछता है, मेरी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इसे रेनोवेट करने में कितने दिन लगेंगे? वो आदमी कहता है, आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से यहां बुलेट प्रूफ ग्लास, ब्लास्ट प्रूफ डोर और बाकी स्टील की चीजें लगानी होंगी, लेकिन आपको ये सब क्यों बनवाना है? जोंग कहता है, ज्यादा सवाल की जगह ये बताओ, ये काम 1 महीने में करने का कितना कॉस्ट होगा? वो आदमी कहता है, ये काम 1 मंथ में नहीं होगा। जोंग कहता है, मुझे ये नहीं सुनना, अगर 1 मंथ में नहीं करोगे तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। वो आदमी कहता है, बॉस, इसमें वर्कर्स की लाइफ भी डिपेंड करती है, काम हो जाएगा, बस पैसे ज्यादा लगेंगे। जोंग कहता है, अपना प्राइस बताओ। वो आदमी कहता है, दिन रात मेहनत करनी होगी, इसलिए। जोंग बीच में कहता है, 20 मिलियन काफी होंगे ना? वो आदमी कहता है, हां, पर 5 मिलियन एडवांस देना होगा। जोंग कहता है, ठीक है, मैं 1 वीक के अंदर 5 मिलियन ट्रांसफर कर दूंगा, काम अभी से शुरू करो। अगर 1 वीक में पैसा नहीं दे पाया तो ये लैंड तुम्हारी। वो आदमी राहत की सांस लेता है और ओके कहता है। तभी पीछे से कोई ब्रदर जोंग कहकर जोंग का हाथ पकड़ लेता है। वो और कोई नहीं, जिंग की फ्रेंड होती है। तो कहानी की शुरुआत होती है जहां प्रीवियस पार्ट में जिंग की फ्रेंड जियांग का हाथ पकड़ लेती है और कहने लगती है, ब्रदर जियांग, तुम क्या कर रहे हो? जिसे देखकर जियांग गुस्से में अंदर ही अंदर कहने लगता है, साली कुतिया, तुम और तुम्हारी फ्रेंड जिंग ने मेरी पिछली जिंदगी में मेरी प्रॉपर्टी की वजह से मुझे बहुत लूटा था, मैं तुम्हें उसका डबल पे करने के लिए मजबूर करूंगा। जहां जिंग की फ्रेंड कहती है, क्या ब्रदर जियांग, आप ये लैंड क्यों खरीद रहे हैं? क्या इसका सीनरी बहुत अच्छा है? क्या आप यहां विला बनाने का सोच रहे हो? जहां जियांग गुस्से में उसका हाथ हटाते हुए बोलता है, ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है। जिंग की फ्रेंड सोचने लगती है, इस जियांग को क्या हुआ? नॉर्मली बस मेरे छूने से ये शर्म से लाल हो जाता था, आज इसे क्या हो गया है? जियांग उसे इग्नोर करते हुए कंस्ट्रक्शन वर्कर से कहता है, ये सही नहीं है, इसे और एक्सपैंड करो। जिंग की फ्रेंड फ्रस्ट्रेटेड होकर कहती है, रुको, लेकिन जियांग उसे इग्नोर कर देता है। फिर जिंग की फ्रेंड सोचती है, नहीं, मैं ये मौका नहीं खो सकती, क्योंकि अब जिंग का उससे कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो ये लैंड मेरी हो जाएगी। सीन शिफ्ट होता है और हमें जियांग दिखाया जाता है, जहां वो कह रहा होता है, ये घर गिरवी रखने के बाद भी मुझे बस 3 मिलियन मिले, जो कंस्ट्रक्शन के फर्स्ट फेज को कंप्लीट करने के लिए काफी नहीं है। मुझे ज्यादा पैसे कमाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा। फिर जियांग सोचता है, अपोकलिप्स भी पास आ रहा है, तो अगर मैं ये हाउस बहुत सारे लोगों को सेल कर दूं तो भी कुछ नहीं होगा, चलो यही करते हैं। तभी जियांग को दरवाजे से नॉक नॉक की आवाज आती है, जहां एक ग्रैंडपा खड़े थे, और वो ग्रैंडपा पहले ही फर्स्ट और सेकंड फ्लोर खरीद चुके थे और उनके पास अच्छा खासा पैसा था, इसलिए वो 3rd यानी मेरा फ्लोर भी खरीदना चाहते हैं। क्योंकि मैंने ये हाउस अपने मैरिज के लिए रखा था, इसलिए मैंने उन्हें मना कर दिया था, और तब से ये आदमी हर गंदी तरकीब इस्तेमाल कर चुका है। कभी मेरे दरवाजे पर पेंट कर देना, कभी दरवाजा लॉक कर देना, और कभी कभी तो ट्रैश भी फेंक देता है। ग्रैंडपा कहते हैं, तुम कल रात भी क्लबिंग कर रहे थे ना? जिसमें जियांग कहता है, चुप रहिए, मैं रात होने से पहले ही सो गया था, कल तो मैं क्लबिंग नहीं कर रहा था। ग्रैंडपा कहते हैं, मैं नहीं मानता, मुझे आवाजें आ रही थी। जियांग कहता है, अब ये सब छोड़ दीजिए, वैसे भी मैं ये हाउस आपको सेल करने वाला हूं। ग्रैंडपा शॉक होकर कहते हैं, सच में? जियांग कहता है, मेरी एक कंडीशन है। ग्रैंडपा कहते हैं, कौन सी कंडीशन? जियांग कहता है, मैं आपको हाउस 6 मंथ्स कंप्लीट होने तक नहीं दे सकता, इसलिए मुझे इस हाउस में और 6 मंथ्स रहना होगा। उससे पहले आपको मुझे 5 मिलियन युआन एक ही बार में देने होंगे, ताकि मैं अपने न्यू हाउस का मॉर्गेज दे सकूं। लेकिन अगर आपको दिक्कत है तो आप ये डील भूल जाइए। ग्रैंडपा कहते हैं, ठीक है, लेकिन तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा ताकि तुम भाग ना जाओ। जियांग कहता है, आप कॉन्ट्रैक्ट की चिंता मत कीजिए, और मन में हंसते हुए कहता है, तो ग्रैंडपा आप अपने मरने का इंतजार कीजिए अपने हाउस में। अब जियांग के पास ग्रैंडपा के 5 मिलियन युआन और लोन के 3 मिलियन युआन मिलाकर कुल 8 मिलियन युआन हो जाते हैं। जियांग सोचता है, पहले सिस्टम का टास्क कंप्लीट करना होगा, तभी रिवॉर्ड क्लेम कर पाऊंगा। जहां जियांग 1 ईयर का खाना खरीदने लगता है, जिसमें वहां के 2 लोग कहते हैं, ये पागल हो गया है, और एक कहती है, साइड हट जाओ इससे। फिर वो दोनों कहते हैं, ये इतनी सारी शॉपिंग क्यों कर रहा है? और एक कहता है, एक और पागल जो डूम्सडे की अफवाहों पर विश्वास करता है।
फिर जियांग का टास्क कंप्लीट हो जाता है और उसे 10 पॉइंट्स मिलते हैं। जियांग सोचता है एपोकलिप्स एनहांसिंग एट्रीब्यूट इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट मिस्ट्री बॉक्स एग्जैक्टली 10 पॉइंट्स का है, तो मैं वही लेता हूं। उसके 10 पॉइंट्स कट जाते हैं और उसे एक बॉक्स मिलता है जहां उसे स्पेस रिंग मिलती है जो लेवल 1 की थी। जियांग कहता है, मुझे पता था जो पहले ड्रॉ होता है वो गोल्डन ही होता है। उस रिंग की एबिलिटी थी टाइम स्टैंड स्टिल, जिसका मतलब अगर वो फ्रेश गुड्स भी उस रिंग में रखें तो वो खराब नहीं होंगे। फिर जियांग को न्यू मिशन मिलता है और तभी एक आदमी गुस्से में आता है और कहता है, कौन यहां ट्रबल क्रिएट कर रहा है? फिर वो जियांग को देखकर कहता है, जियांग सियाओयोंग। जियांग कहता है, यांग ताओ। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यांग ताओ हाई स्कूल में बुली था, जो वीक लोगों को परेशान करता था और स्ट्रांग लोगों से डरता था। वो जियांग से प्रोटेक्शन फी मांग रहा था जांग शेंगजे के नाम पर, जिसमें जियांग कहता है, प्रोटेक्शन फी अपने बाप से मांग लेना और उस जांग को खुद मांगने आने को बोलो। हमारी स्कूल में बहुत लड़ाई हुई थी, लेकिन मैंने इसे यहां एक्सपेक्ट नहीं किया था। ताओ कहता है, ये चीजें जहां से हैं वहां रख कर आओ, नहीं तो मुझे कुछ और तरीका अपनाना होगा। जियांग कहता है, ताओ तुम अभी भी वीक लोगों को बुली करते हो। मैं यहां ये आइटम्स खरीदने आया था, तो ये हुआ रेनफा स्टोर का नाम है क्या? कस्टमर्स को ऐसे ट्रीट करते हैं? ताओ कहता है, खरीदना है तो अभी इनके पैसे दो, नहीं तो मुझे तुमसे अच्छे से बात करनी होगी। 1 घंटे बाद ताओ पूछता है, इसका टोटल कितना है? जिसमें स्टाफ कहती है 50,883। ताओ मशीन जियांग के सामने कर देता है और जियांग स्टाइल में अपना कार्ड स्वाइप कर देता है। ताओ शॉक हो जाता है और जाने लगता है, लेकिन जियांग उसे रोकता है। ताओ गुस्से में पूछता है, अब क्या है? जियांग कहता है, तुमने अभी मुझसे बहुत गंदी तरह से बात की थी, अब मुझसे माफी मांगो, नहीं तो मैं ये सारे आइटम्स रिटर्न कर दूंगा। ताओ कहता है, तुम बहुत आगे बढ़ रहे हो, क्या तुम ट्रबल क्रिएट करना चाहते हो? तभी लोग बोलने लगते हैं, तुमने पहले उससे इतनी रूडली बात की, फिर तुम लोग एपोलोजाइज भी नहीं कर रहे हो। और एक आदमी कहता है, उसने कुछ ज्यादा भी नहीं मांगा है, अगर तुम उससे एपोलोजाइज नहीं करोगे तो हम भी यहां से नहीं जाएंगे। एक आदमी फोन निकालकर कहता है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, अगर तुम एपोलोजाइज नहीं करोगे तो मैं तुम्हें अभी फेमस बना दूंगा। जियांग कहता है, अभी एपोलोजाइज करो, अगर तुम्हारा एपोलोजाइज मुझे पसंद आया तो मैं यहां से 10 गुना ज्यादा गुड्स खरीद कर जाऊंगा। ताओ कहता है, हां क्यों नहीं? जियांग स्वैग में कहता है, हां क्यों नहीं, अभी मुझे पीओएस मशीन दो, मैं तुम्हें अपना कार्ड बैलेंस दिखाता हूं। जियांग मशीन में स्वाइप करता है और ताओ उसका बैलेंस देखकर डर जाता है। जियांग कहता है, अभी एपोलोजाइज करो, नहीं तो मैं तुम्हें बुली करता रहूंगा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं एक बाप का नहीं। ताओ तुरंत एपोलोजाइज कर देता है और जियांग उसके सिर पर हाथ रखकर कहता है, फ्यूचर में इतना लापरवाह मत होना, थोड़ा स्पेस क्लियर करो अपने दिल में। ताओ फुल रिस्पेक्ट देते हुए कहता है, तो ब्रदर जियांग, आप अपना सारा सामान क्या करेंगे? जियांग कहता है, ये तेरे जानने की चीज नहीं है, मैं कुछ बिग डील प्लान कर रहा हूं। ताओ कहता है, बिग डील के लिए ये सुपरमार्केट वेयरहाउस काफी नहीं होगा, आपको एक होलसेलर की जरूरत होगी। जियांग कहता है, क्योंकि तुम सुपरमार्केट में काम करते हो, तुम कुछ होलसेलर को जानते होगे राइट? ताओ कहता है, हां मुझे याद है, झांग शेंगजे अब होलसेल बिजनेस करता है। ताओ उसे कॉल करके कहता है, बदजे मैंने तुम्हारे लिए बड़ा क्लाइंट ढूंढा है। सीन शिफ्ट होता है जहां ताओ जियांग को जे के पास ले जाता है। जे कार से उतरते ही जियांग के चेहरे पर स्मोक करता है और कहता है, फेक ब्रांड हा? मुझे वो लोग पसंद नहीं जो अमीर होने का ढोंग करते हैं लेकिन असल में गरीब होते हैं। जियांग कहता है, ब्रांड मुझे नहीं पता, मैंने ये स्ट्रीट स्टॉल से खरीदा था। जे ताओ का फेस पकड़कर कहता है, यही है तुम्हारा बिग क्लाइंट, ये मेरे टाइम के लायक नहीं है। जियांग कहता है, लगता है मेरा ऑरा कम हो गया है, मैं एक अनपढ़ को भी नहीं डरा सकता जो लोगों को नीची नजर से देखता है। जे गुस्से में जियांग का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, क्या कहा तूने? जियांग कहता है, मैंने कहा तू लोगों को नीची नजर से देखता है। ताओ कहता है, ब्रदर जियांग रुकिए, ब्रदर जे को अनपढ़ सुनना सबसे ज्यादा नफरत है। जे ताओ को कहता है, बोलना ना आता हो तो चुप रहा कर, और जियांग से कहता है, अगर तू आज कार लोड गुड्स नहीं खरीदता तो तू 4 पैरों में घर जाएगा। जियांग कहता है, पहले मेरा कॉलर छोड़ और अपना अकाउंट नंबर दिखा। जियांग तुरंत 1 मिलियन ट्रांसफर कर देता है। जे शॉक होकर पूछता है, क्या तुम सीरियस हो?
जियांग कहता है, ऑफ कोर्स, मैं यहां गेम्स खेलने नहीं आया, ये डिपॉजिट है। मैं 5 मिलियन के गुड्स खरीदने आया हूं और बाकी 4 मिलियन डिलीवरी के बाद दूंगा। जे पूछता है, किस तरह के गुड्स चाहिए? जियांग कहता है, राइस ऑयल और डेली यूज फूड आइटम्स। जिसमें जे कहता है, मेरे साथ आओ, और सोचने लगता है, मैं कितना लकी हूं कि कुछ ही दिन पहले मुझे बहुत सारे ऑलमोस्ट एक्सपायरी वाले फूड्स मिले थे और अब एक गधा भी मिल गया जो ये सब खरीदेगा। अगर तुम ये सब ले लेते हो तो मैं तुम्हें होलसेल प्राइस से 10% डिस्काउंट दूंगा। इसके बारे में तुम क्या सोचते हो? जिसमें जियांग कहता है, क्या सोचते हो? ये तो गुड्स की क्वालिटी पर डिपेंड करेगा। बाहर के गुड्स छोड़कर ज्यादातर अंदर के गुड्स अपनी एक्सपायरी डेट से ज्यादा दूर नहीं है। जैंग और जे, तुम अच्छे स्कैमर हो, हाँ? जिसमें जे सोचता है, मुझे नहीं लगा था ये इतनी जल्दी पता लगा लेगा। क्या सोचते हो? अगर तुम ये सारे नियर एक्सपायरी फूड खरीद लेते हो तो मैं तुम्हें होलसेल प्राइस से 50% डिस्काउंट दूंगा। जियांग कहता है, मुझे नहीं चाहिए, मेरे 5 मिलियन बेस्ट क्वालिटी गुड्स के लिए है और तुम्हारे नियर एक्सपायरी फूड्स के लिए मेरे अलग प्लान्स हैं। जिसमें जे शॉक होते हुए कहता है, क्या प्लान्स? जैसे तुमने कहा 50% डिस्काउंट तुम्हारे नियर एक्सपायरी फूड्स के लिए, तो मैं वो सब लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन पेमेंट 1 मंथ बाद होगा, आज नहीं। जिसमें जे कहता है, रियली? लेकिन क्या होगा अगर तब तक सब फूड एक्सपायर हो जाए और तुम मुझे पैसे ना दो? और तुम जानते हो ये नियर एक्सपायरी फूड है, फिर भी इन्हें लेना चाहते हो। इसका चैनल क्या है? जिसमें जियांग कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं अपना हाउस तुम्हारे नेम पर गिरवी रख दूंगा और इसका कोई चैनल नहीं है, मुझे खुद चाहिए। सिर्फ नियर एक्सपायरी फूड्स ही नहीं, एक्सपायरी फूड्स की भी डिमांड बढ़ जाएगी कुछ दिनों में। जिसमें जे कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? जिसमें जियांग कहता है, तुम्हें इतना जानने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अपना एड्रेस भेज रहा हूं। फिर जियांग को एक कॉल आता है जिसमें उससे पूछा जाता है, क्या ये जियांग है? हाँ, कौन पूछ रहा है? क्या आप एक सेकेंड हैंड हाउस बेच रहे हैं? फिर जियांग उन्हें कहता है, मुझे अलग काम भी है, तुम लोग फूड पहुंचा देना एड्रेस पर। यह कहकर वो चला जाता है। फिर टायो कहता है, क्या मैंने आपको फंसाया? जिसमें जे उसे इग्नोर करते हुए कहता है, इस बंदे की फैमिली एक एवरेज फैमिली थी, इसने इतना सब इतने अच्छे से मैनेज कैसे किया? सीन शिफ्ट होता है और हमें जियांग और ग्रैंडपा दिखाई देते हैं, जहां ग्रैंडपा जियांग के पास पैसे लेकर आते हैं और कहते हैं, मैं इस कंडीशन के लिए तैयार हूं, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। जिसमें जियांग सोचता है, इस ओल्ड मैन ने हाउस को अच्छी तरह देखा भी नहीं और डिपॉजिट पे करना चाहते हैं। इतना डेस्परेट क्यों है वो मेरे हाउस को खरीदने के लिए? फिर वो ओल्ड मैन से कहता है, ग्रैंडपा आप इतनी जल्दी में क्यों है मेरा हाउस खरीदने के लिए? जिसमें ग्रैंडपा कहते हैं, मेरी पोटी को स्कूल ट्रांसफर करना है इसलिए, और हमें ये घर अर्जेंटली रेसिडेंसी के लिए चाहिए। मैं इस एरिया में बहुत दिनों से घूम रहा था और बस तुम्हारा हाउस सेल पर था, इसलिए मिस्टर जियांग अब इससे मुकरना मत। जिसमें जियांग कहता है, आप बहुत ऑनेस्ट हैं मुझे पूरी बात बताने के लिए, आपको डर नहीं है कि मैं प्राइस बढ़ा दूंगा ये सुनकर? जिसमें ओल्ड मैन कहते हैं, मिस्टर जियांग, इस हाउस के लिए मैंने पूरे फैमिली की सेविंग्स जो 2 जनरेशंस की थी दे दी हैं प्लीज। जिसमें जियांग कहता है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। फिर वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। फिर ओल्ड मैन कहते हैं, मिस्टर जियांग मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा आपके काम में। जिसमें जियांग कहता है, ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। जियांग सोचता है, ये मिडल में रहने जा रहे हैं और ये बहुत काइंड भी है, लेकिन ये और इनकी पोटी आने वाले अपोकलिप्स में 1 मंथ भी सरवाइव नहीं करेंगे। फिर वो ग्रैंडपा को रोकता है और उनसे उनका करंट एड्रेस पूछता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां जियांग अपने लैंड पर दिखाई देता है, जहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। जिसमें कंस्ट्रक्टर पूछता है, बॉस जियांग, सेकंड पेमेंट? जिसमें जियांग कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें वो भेज दूंगा। कंस्ट्रक्शन कैसा चल रहा है? जिसमें वर्कर कहता है, 70 से 80% वर्क कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, ये डोर बिल्कुल सिक्योर है और साथ ही में वेयर हाउस भी है। ये वेयर हाउस पहले एक अबैंडन्ड बिल्डिंग फैक्ट्री थी, अब इसे बस क्लीन करना है और ये यूज करने के लिए रेडी हो जाएगा कभी भी। जिसमें जियांग कहता है, अच्छा है, और वो जे को कॉल करके कहता है, गुड्स डिलीवरी करना शुरू कर दो। फिर जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे वो सारे गुड्स ले जाने का अरेंज करने लगते हैं और कहते हैं, बॉस बहुत अच्छे हैं, हम सबको इस काम के लिए 2000 मिल रहे हैं। उनमें से एक कहता है, वाओ,
वो सच में इस जगह को एक बंकर बना रहे हैं। फिर एक कहता है, तुम्हें नहीं पता, अमीर लोग अपनी जिंदगी से प्यार करते हैं। जिसमें जियोंग उनसे कहता है, फ्रेश प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सबको सेपरेट करके रखो, उनको मिक्स मत करो। जिसमें वर्कर स्माइल करते हुए कहता है, ओके बॉस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उन सभी वर्कर्स के जाने के बाद जियांग अपने गुड्स के सामने खड़ा होता है और उसका टास्क भी कंप्लीट हो जाता है, जिससे उसे 20 पॉइंट्स रिसीव्ड होते हैं। फिर वो देखता है सिस्टम स्टोर में बॉक्स भी ऐड हो चुका है और कहता है, लक मेरे साइड है क्योंकि मुझे एबिलिटीज मिल रही हैं एपोकलिप्स के पहले। फिर वो एबिलिटी अवेकनिंग सप्लाई बॉक्स खरीदता है और उससे उसे माइंड्स आई एबिलिटी मिलती है। उससे वो किसी का भी माइंड रीड कर सकता है जो उसके बारे में बुरा सोच रहा है या उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। और जियोंग खुश होते हुए कहता है, यही तो है जो मुझे चाहिए था। नेक्स्ट पार्ट 2 दिन बाद आएगा, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पिछले पार्ट में जियांग को माइंड्स आई एबिलिटी मिल जाती है और उसे वही चाहिए होता है। अब आगे हमें जियांग दिखाया जाता है जो रात को ब्लैक मार्केट में आया होता है। वो वहां से गुजर ही रहा होता है कि उसे कुछ लोगों की आवाज आती है जो पूछ रहे होते हैं कि ये रियल है या फेक, और आपस में बार्गेनिंग कर रहे होते हैं। उसी समय वहां से गुजरते हुए जियांग को ली दिखता है जो 2000 युआन के एक ब्रेसलेट को शॉपकीपर से बार्गेन करके 300 में मांग रहा होता है। जियांग सोचता है कि ली यहां ब्लैक मार्केट में बस एक फेक जेड ब्रेसलेट खरीदने आया है ताकि जिन को लगे कि उसने किसी रिच शॉप से बाय करके उसके लिए लाया है। वैसे भी वो इसे डिजर्व करती है। फिर हमें कुछ सोर्स दिखाए जाते हैं जिन्हें देखकर जियांग कहता है, मिल गए। फिर वो शॉपकीपर से पूछता है कि यहां कोई मजबूत चीज है, जिस पर शॉपकीपर कहता है, ये एक नाइफ शार्पनर है। अगर तुम्हें कोई मजबूत चीज खरीदनी है तो इसे खरीद लो और खुद ही शार्प कर लो, और अगर ये भी नहीं चाहिए तो तुम कोई डंडा क्यों नहीं ले लेते। फिर जियांग कहता है, इनमें से कोई भी इतना मजबूत नहीं है, मुझे इससे भी मजबूत चीज चाहिए। शॉपकीपर कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम यहां ट्रबल क्रिएट करने आए हो। तभी शॉपकीपर को मैसेज आता है कि उसके अकाउंट में 2 लाख युआन क्रेडिट हो गए हैं, जिसे देखकर वो शॉक होकर जियांग को देखने लगता है। जोंग कहता है, इतनी जल्दी में क्यों हो, मैं सीरियसली ये सब खरीदना चाहता हूं। शॉपकीपर अपने एक आदमी को शॉप की देखभाल करने को कहकर जोंग से कहता है, बाहर से अच्छा है, हम अंदर जाकर बात करते हैं, और उसे अंदर ले जाता है। वहां पहुंचकर वो जोंग को होममेड गन्स और एमो दिखाने लगता है। जोंग कहता है, मुझे ये नहीं चाहिए। तब वो आदमी उसे रेप्लिका रिवॉल्वर्स दिखाने लगता है जो बिल्कुल रियल की तरह थे, जिनकी प्राइस 5000 युआन थी और 9 मिलीमीटर बुलेट्स 5 युआन की थी। वो पूछता है, क्या हम डील फाइनल करें। जोंग कहता है, मैंने तुम्हें 2 लाख युआन ये कचरा खरीदने के लिए नहीं दिया, तुम खुद सोचो। शॉपकीपर पूछता है, क्या ये प्रीपेमेंट था। जोंग कहता है, मैंने तुम्हें बस 10% प्रीपेमेंट दिया है, मुझे 2 मिलियन युआन के वेपन्स चाहिए। यह सुनकर वो आदमी भी सबकी तरह पूछता है, आप कौन हो बिग ब्रदर, इतने बड़े ऑर्डर के लिए आप मेरे पास आए। जोंग कहता है, मैंने पहले कभी इन मामूली मामलों को नहीं संभाला था, मेरे सबऑर्डिनेट्स में कुछ चेंजेस हुए हैं, इसलिए ज्यादा पूछताछ मत करो, बस बताओ कि तुम ये कर सकते हो या नहीं। वो आदमी कहता है, आप 1 सेकंड रुकिए। फिर वो डोर और लाइट बंद करके कहता है, आप एकदम सही बंदे के पास आए हैं, मैं ये हैंडल कर सकता हूं। आप एक लिस्ट लिखिए आपको क्या क्या चाहिए, और मैं आपको एक एड्रेस देता हूं। परसों आधी रात को वहां आ जाइए, ट्रांजैक्शन कंप्लीट करके और कैश लेकर आइए, मैं आपके वेपन्स पहुंचा दूंगा, आप टेंशन मत लेना। फिर वो कहता है जियोंग से, ध्यान से जाइए बिग ब्रदर। जियोंग जा ही रहा होता है कि कोई उसे बुलाता है। जब वो देखता है तो वो ली होता है। ली कहता है, मैंने तुम्हें ब्लैक मार्केट में एक्सपेक्ट नहीं किया था, हालांकि ये होना ही था। तुम इतना पैसा उड़ा रहे थे आराम से और जिंग को भी इग्नोर कर रहे थे। लगता है तुम्हारी फैमिली जायदाद थोड़ी ज्यादा है। जियोंग हंसते हुए सोचता है, तो चलो न्यू स्किल माइंड्स आई यूज किया जाए। वो देखता है कि शॉपकीपर के इंटेंशंस उसके लिए अच्छे हैं और एलआई के बहुत ज्यादा बुरे। जियोंग सोचता है, मुझे पता था ये एक यूजफुल स्किल है। फिर जियोंग कहता है, सीधे होकर सोना, हां? तो तुम जिंग को ये सेकेंड हैंड फेक गुड्स देकर फंसाकर बेड में ले जाते थे, हां? ये सेंस भी बनाता है, आखिर वो भी तो मेरी सेकेंड हैंड गुड्स ही थी। ली गुस्से में कहता है, क्या कहा तूने कुत्ते। शॉपकीपर पूछता है, बिग ब्रदर क्या आप इसे जानते हो। जियोंग कहता है, जानता नहीं, ये मेरा एनिमी है। शॉपकीपर कहता है, बिग ब्रदर आप जाइए, बेफिक्र, मैं इसे कुछ लेसन सिखाता हूं।
और कुछ लोगों को बुला लेता है। जियोंग कहता है, इसे मार मत डालना, मेरे कुछ अलग प्लान्स हैं इसके लाइफ के लिए। ली उन्हें धमकाते हुए कहता है, तुम जानते नहीं मुझे, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूं। शॉपकीपर कहता है, चलो बात करते हैं, और अपना डंडा निकालकर उसे जमीन पर गिरा देता है। ली जमीन पर पड़े पड़े कहता है, जियोंग तू कुत्ते, बस वेट कर। फिर हमें 2 दिन बाद आधी रात का सीन दिखाया जाता है, जहां जियोंग उस एड्रेस पर पहुंच गया होता है। उसे वेपन्स मिल जाते हैं और उसका टास्क कंप्लीट हो जाता है, जिससे उसे 10 पॉइंट्स मिलते हैं, और पहले के 20 पॉइंट्स मिलाकर अब उसके पास 30 पॉइंट्स होते हैं। उसे बोनस रिवॉर्ड भी मिलता है, जिसमें उसे फिजिकल एनहांसमेंट पोशन +2 मिलता है। जियोंग कहता है, एक एक्स्ट्रा पोशन, और साथ ही +2 के साथ, मतलब जो स्टोर में पोशन है उससे भी अच्छा। वो पोशन इंजेक्ट कर लेता है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ 40% तक बढ़ जाती है, क्योंकि एक एवरेज मेल का फिजिकल स्कोर 5 होता है, और इस पोशन से उसे +2 मिल रहे हैं। फिर वो सिस्टम स्टोर खोलता है और फिजिकल एनहांसमेंट पोशन को देखकर कहता है, क्यों ना मैं इसे मैक्सिमाइज कर लूं, और उसके बाद एक और इंजेक्ट कर लेता है। ऐसा करने के बाद उसके 8 पॉइंट्स हो जाते हैं, और फिजिकल स्ट्रेंथ टोटल में 60% बढ़ जाती है एक एवरेज ह्यूमन से। फिर वो एक टारगेट ढूंढने लगता है यूज करने के लिए, और उसे वो मिल भी जाता है। वो एक रॉड उठाता है और उसमें किक करता है, जिससे वो रॉड बेंड हो जाता है, और जिस दीवार में लगता है वो थोड़ी क्रैक हो जाती है। जियोंग कहता है, मुझे लगा ही था, मेरे अभी के स्ट्रेंथ से बेयर हैंडेड भी मैं एक ईजी मैच नहीं हूं। यहां तक कि एपोकलिप्स के अर्ली स्टेज में भी मैं ज़ॉम्बीज से नहीं डरूंगा। इन वेपन्स को ज्यादा स्पेस कवर नहीं करना चाहिए। फिर वो अपने स्पाइरल रिंग से उन्हें स्टोर कर लेता है सेफ्टी के लिए। जोंग सोचता है, परसों से एपोकलिप्स शुरू होने वाला है, तो अब क्या बचा है करने को। तभी उसे अपने ग्रैंडपा की बातें याद आती हैं। वो सोचता है, इवन एपोकलिप्स के लाइफ एंड डेथ सिचुएशन को एक्सपीरियंस करने के बाद भी ये कंप्लीटली इग्नोर करना मुश्किल है कि कितने लोग मरेंगे इस एपोकलिप्स की वजह से। फिर जोंग कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें एपोकलिप्स से बचने के लिए जरूरी चीजें दे दूंगा थोड़ी। अब तुम सरवाइव कर पाओ या नहीं ये आप पर है। इसे मेरा रिपेमेंट समझ लेना ओल्ड मैन, मुझे फंड्स देने के लिए एपोकलिप्स प्लान के लिए। फिर सीन शिफ्ट होकर सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां जोंग कार लेकर ओल्ड मैन के घर आया होता है। वो सोचता है, लगता है ग्रैंडपा को ज्यादा पैसे नहीं मिले इतने सस्ती सी जगह को रेंट में देकर, साथ ही टॉप फ्लोर को देकर भी। फिर जोंग ओल्ड मैन के डोर को नॉक करता है और सोचता है, मुझे सप्लाईज पहले ही निकाल लेना चाहिए, नहीं तो बाद में मुझे समझाने में दिक्कत हो सकती है। फिर वो अपने रिंग से सप्लाईज निकाल लेता है। अंदर से ओल्ड मैन कहते हैं, आ रहा हूं बस 1 मिनट। फिर बिना देखे कहते हैं, रेंट मैं आपको नेक्स्ट वीक तक दे दूंगा। लेकिन जब वो जोंग को देखते हैं और बॉक्सेस को देखते हैं तो कहते हैं, मिस्टर जियांग, आप यहां क्या कर रहे हैं। जोंग कहता है, मैं आपको बाद में बताता हूं, पहले अब मुझे ये बॉक्सेस अंदर रखने में मदद कीजिए, जल्दी, नेबर्स के देखने से पहले। ओल्ड मैन कहते हैं, तुम यंग लोगों में सच में बहुत एनर्जी होती है, इतने सारे बॉक्सेस को एक ही बार में अंदर ले आना बिना सांस चढ़े। जोंग रूम को देखते हुए कहता है, ये रूम डिसेंट है पर फ्रंट डोर सॉलिड है। फिर जोंग कहता है, ओल्ड मैन अच्छे से सुनिए मैं जो कहने वाला हूं। अगर आप इन सप्लाईज को अच्छे से यूज करेंगे तो ये 6 मंथ्स अच्छे से लास्ट करेंगी। फिर जोंग एक फोटो को देखता है और कहता है, शनशान। तब उसे पता चलता है कि ओल्ड मैन की पोती शनशन जोंग के फ्रेंड्स में से एक है जो पिछली लाइफ में मर गई थी। जोंग ओल्ड मैन से पूछता है, क्या आपकी पोती का नेम शनशन है। ओल्ड मैन शॉक होकर कहते हैं, तुम्हें कैसे पता, मैंने उसका नेम अभी तक तुम्हें बताया ही नहीं। जोंग पूछता है, आपकी पोती अभी कहां है। ओल्ड मैन कहते हैं, वो अभी स्कूल में होगी, और हाउस ट्रांसफर होने के बाद हम उसकी स्कूल भी चेंज कर सकते हैं। पेपर वर्क लगभग डन हो चुका है। फिर हमें जोंग का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां शनशान रो रही होती है और कहती है, ये सब मेरी गलती है, मैंने अपने ग्रैंडपा को छोड़ दिया। जोंग को याद आता है कि उसकी प्रीवियस लाइफ में शनशान ने कहा था कि उसके ग्रैंडपा ने अपनी लाइफ देकर उसे बचाया था। जोंग सोचता है, तुम्हारा वो रिग्रेट मैं इस लाइफ में ठीक कर दूंगा। फिर जोंग ओल्ड मैन से कहता है, ओल्ड मैन, आप मेरे हाउस में नहीं जा रहे अभी, अब आप मेरे साथ चलिए शनशान के स्कूल में और हम उसे वहां से लेकर आएंगे, और मैं आप दोनों के लिए एक अलग जगह अरेंज कर दूंगा। ओल्ड मैन कहते हैं, मिस्टर जियोंग आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जियोंग सोचता है, ये ग्रैंडपा कुछ ज्यादा ही ओल्ड है, मैं इन्हें कैसे समझाऊं। वो फैमिन का एग्जाम्पल देता है और कहता है, इमेजिन कीजिए कितनी ट्रेजिक लाइफ होती है फैमिन के समय।
ओल्ड मैन कहते हैं, हाँ मैं इमेजिन कर सकता हूं, लेकिन यहां फैमिन कैसे हो सकता है? तब जियोंग उन्हें अपनी रिंग की एबिलिटी दिखाता है और सारे बॉक्सेस के साथ फोटो फ्रेम भी फिर से रिंग में स्टोर कर देता है। ओल्ड मैन शॉक होकर कहते हैं, मिस्टर जियोंग, ये किस तरह का जादू है? सब गायब हो गया। जियोंग स्टाइल में कहता है, मेरे पास सुपर पावर्स हैं और मैं फ्यूचर फोर्स ही कर सकता हूं, और अगर आपको जिंदा रहना है और आप चाहते हैं शनसन भी जिंदा रहे तो अब से आपको मेरी हर बात माननी होगी। फिर वो पूछता है, शनसन का स्कूल कहाँ है? और दोनों कार से वहां पहुंच जाते हैं। जियोंग पूछता है, शनसन किस क्लास और सेक्शन में है? ओल्ड मैन कहते हैं, मुझे पता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां कुछ लड़कियां एक लड़की को मार रही होती हैं और कहती हैं, कुटिया तुझमें ऐसा क्या है कि जांग सियाओचंग तुझे पसंद करता है? फिर हमें पता चलता है कि वो लड़की शनशन है। शनशन कहती है, मुझे नहीं पता, मैंने उसे कब का मना कर दिया है, लेकिन वही है जो मेरे पीछे पड़ा रहता है। तभी एक और लड़की उसे किक मारते हुए कहती है, क्या मैंने तुझसे तेरे एक्सक्यूज के लिए पूछा था? तभी पीछे से आवाज आती है, तुम लोग क्या कर रहे हो? ब्लैक टी शर्ट वाली लड़की कहती है, ये इसका यूजलेस ग्रैंडपा है। शनसन कहती है, ग्रैंडपा आप यहां क्यों आए? तभी 3 लड़के आगे आकर कहते हैं, पीछे हट जाओ ओल्ड मैन, ये यंग लोगों के बीच का मामला है। ओल्ड मैन गुस्से में कहते हैं, तुम शैतान बच्चों को तुम्हारे पेरेंट्स ने कोई मैनर्स नहीं सिखाया क्या, जो तुम अपने ही क्लासमेट को बुली कर रहे हो? तभी एक लड़का बैट उठाकर ओल्ड मैन को मारने ही वाला होता है कि जियोंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, इतनी कम उम्र में गुंडे बनना सीख रहे हो? एक लड़का कहता है, ये भिखारी गधा कौन है? फिर वो शनसन से कहता है, कुतिया मुझे नहीं पता था तेरा एक बड़ा भाई भी है। जियोंग उसे किक मारकर उड़ा देता है। एक लड़का कहता है, क्या ये बंदा ट्रेनिंग करता है क्या? चलो हम दोनों मिलकर अटैक करते हैं। दोनों जियोंग को घेर लेते हैं और एक पीछे से अटैक करता है, लेकिन जियोंग नीचे बैठकर डॉज कर लेता है। जियोंग कहता है, मेरा फिजिकल एबिलिटीज एनहांस होने के बाद मेरा रिएक्शन स्पीड भी बढ़ गया है। फिर वो उसे कॉलर से पकड़कर जमीन पर पटक देता है और वो बेहोश हो जाता है। आखिरी लड़का चाकू से अटैक करने वाला होता है, लेकिन जियोंग देख लेता है और अटैक डिफ्लेक्ट करके उसे एक किक मार देता है, जिससे वो भी गिरकर बेहोश हो जाता है। जियोंग आगे बढ़ता है और ब्लैक टी शर्ट वाली लड़की डरते हुए कहती है, तुम क्या करना चाहते हो? तो गाइज वीडियो यहीं तक था और नेक्स्ट एपिसोड कल आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। तो कहानी वहीं से शुरू होती है जहां जियोंग शानशान के धमकाने वाले को मार रहा होता है और वो ब्लैक टी शर्ट वाली लड़की कहती है, तुम्हें क्या चाहिए? फिर जियोंग उसे थप्पड़ मारता है और व्हाइट टी शर्ट वाली लड़की को उसके बालों से पकड़ लेता है और बोलता है, लेकिन तुम्हें तो लोगों के बाल पकड़ना अच्छा लगता था ना? और वो लड़की कहती है, मुझे जाने दो। फिर जियोंग उसके गले में नाइफ रखता है, जिसमें वो लड़की कहती है, तुम नाइफ से क्या करने वाले हो? जिसमें हमें चाकू चलते हुए दिखाया जाता है और जियोंग गुस्से में होता है, जिसे देखकर ब्लैक टी शर्ट वाली लड़की और शनशान दोनों घबरा जाते हैं और हम देखते हैं कि जियोंग ने उस लड़की के बाल काट दिए होते हैं। फिर वो लड़की रोते हुए गुस्से में कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? मैं तुझे यूं ही जाने नहीं दूंगी। जिसमें जियोंग कहता है, बड़े बाल तो बस तुम्हें तकलीफ देते। जिसमें वो लड़की कहती है, क्या कहा तूने? जिसमें जियोंग कहता है, तुम्हें कुछ दिनों में ही पता चल जाएगा कि शॉर्ट हेयर्स ने तुम्हारी जान बचा ली। और शनशान, चलो। शनशान कहती है, चलो पर कहां? जिसमें सीन शिफ्ट होता है और हमें कार का सीन दिखाया जाता है जहां शनशान कह रही थी, मैं स्कूल नहीं जा रही अब से। आपका इससे क्या मतलब है? जिसमें ओल्ड मैन कहते हैं, यहां बहुत बड़ा अपोकलिप्स होने वाला है बहुत ही जल्दी, तो स्कूल जाकर क्या होगा? अभी सर्वाइवल ही हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। जिसमें शनशान कहती है, बड़ा अपोकलिप्स? ग्रैंडपा, मैंने आपको कितनी बार कहा है उन स्कैम कॉल्स पर बिलीव ना करने को। चलो अब बता भी दीजिए, इस बार आपको कितने पैसों का स्कैम हुआ है? जिसमें ग्रैंडपा कहते हैं, स्कैम कॉल्स? स्कैम नहीं, मैं एकदम ट्रुथ बता रहा हूं। जिसमें शनशान कहती है, आप हमेशा ही कहते हैं कि आप ट्रुथ बोल रहे हैं जब भी आपको स्कैम हुआ होता है। जिसमें जियांग उन दोनों को मिरर में देखते हुए हंस के सोचता है, इस बार इस लाइफ शनशान मैं तुम्हें सेफ रखूंगा। और फिर वो कहता है, ग्रैंडपा को इस बार कोई स्कैम नहीं हुआ, जो फैमिन की बात हो रही है वो मैंने बताई है उन्हें। जिसमें शनशान शॉक होते हुए कहती है, तुमने? वैसे तुम हो कौन? जिसमें जियांग अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मेरा नाम जियांग शियाओयोंग है, लेकिन अभी से तुम मुझे ब्रदर जियांग भी बुला सकती हो।
जिसमें शनशान उसे थैंक्स कहती है उसके लिए खड़े होकर उसे उन बुलीज से बचाने के लिए, जिसमें जियांग कहता है उनके बारे में चिंता मत करो, उनके पास और कुछ ही दिन है जीने के लिए। जिसमें शनशान कहती है आपका मतलब क्या है, क्या सच में यहां फैमिन होने वाला है? जिसमें जियांग कहता है मैंने ये फैमिन की स्टोरी बनाई ताकि तुम्हारे ग्रैंडपा को ये समझने में आसान हो। जिसमें शनशान राहत की सांस लेते हुए कहती है मुझे लगा ही था, इतने शांति वाले माहौल में फैमिन नहीं हो सकता। जिसमें जियांग उसका भ्रम तोड़ते हुए कहता है जो होने वाला है वो अपोकलिप्स है। जिसमें शनशान और शॉक्ड होकर कहती है अपोकलिप्स? जिसमें जियांग कहता है टाइम हो चुका है, तुम अपना फोन खोलकर शॉर्ट वीडियो या न्यूज देखो, अगर मैं सही हूं तुम्हें अभी हिंट्स मिल जाएंगे। जिसमें शनशान अपना फोन चेक करती है और उसे एक न्यूज दिखता है जहां 2 पुलिस वाले एक बंदे को पकड़कर ले जा रहे थे। उनको लग रहा था ये रैबिस है क्योंकि वो अजीब आवाजें और काट रहा था। फिर वो एक पुलिस वाले को काट लेता है और वो पुलिस वाला कहता है मुझे ठीक नहीं लग रहा, कोई मुझे हॉस्पिटल ले चलो। जिसमें जियांग कहता है जैसा मुझे लगा था, अपोकलिप्स के साइंस दिखने शुरू हो गए। शनशान कहती है तो रियली अपोकलिप्स होने वाला है? जिसमें जियांग कहता है तो कल से अपोकलिप्स का पहला दिन शुरू होगा और एक स्मॉग ब्लैंकेट की तरह कुछ प्रोविंसेस पर आ जाएगा। ये अननोन स्मॉग जिंदा लोगों पर अफेक्ट करेगा और इसी तरह आधी दुनिया ज़ॉम्बीज बन जाएगी। जिसमें ज्यादातर लोग जब मरेंगे वो भी ज़ॉम्बीज के अटैक से मरेंगे, वो भी ज़ॉम्बीज बन जाएंगे। और क्योंकि तुम यंग हो तुम्हें पता होगा ज़ॉम्बीज क्या है। शनशान कहती है मैं जानती हूं लेकिन मैं विश्वास नहीं कर पा रही। जियांग कहता है जब ये शुरू होगा कल से, उसके अगले दिन या एक वीक में तुम्हें ये सब नॉर्मल लगने लगेगा। अरे यार हम ट्रैफिक में फंस गए क्योंकि इमरजेंसी लेन भी ब्लॉक हो गया है। जिसमें ओल्ड मैन कहते हैं मिस्टर जियांग, जैसे अगर हम यहां स्टक हो गए और वो ज़ॉम्बीज जो आपने कहा वो यहां आ गए तो? अरे ग्रैंडपा आप चिल करो, ये इतना भी अर्जेंट सिचुएशन नहीं है अभी तक। जियांग सोचता है ये ज़ॉम्बीज आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होंगे कुछ दिनों के लिए, लेकिन क्या होगा अगर वो फेल हो जाए उन्हें कंट्रोल करने में? कि तभी एक गाड़ी आकर उनको टक्कर मारती है और सभी चिल्लाने लगते हैं। जिसमें जियांग गुस्से में कहते हैं कैसा गधा है, बिना टर्न किए इमरजेंसी लेन में घुसने की कोशिश कर रहा है, मैं तुम्हें यूं ही तो जाने नहीं दूंगा। कहकर वो स्टीयरिंग व्हील घुमाकर उसे टक्कर मार देता है जिससे उसकी गाड़ी सीधी हो जाती है। जिसमें जियांग कहता है ये अभी भी गिव अप नहीं कर रहा। फिर हमें उस कार का ड्राइवर दिखाया जाता है जो जियांग को कुछ सुनहरे वर्ड्स कह रहा होता है। जिसमें ओल्ड मैन पीछे से कहते हैं मिस्टर जियांग, वो बंदा अमीर और पावरफुल दिखता है, मुझे लगता है हमें ट्रबल अवॉइड करना चाहिए। जिसमें जियांग कहता है आप चिंता मत कीजिए, अगर वो कार से बाहर निकलकर ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश करता है तो मैं उसे बाकियों से जल्दी ऊपर पहुंचा दूंगा। फिर ट्रैफिक खुलता है जिसमें जियांग कहता है फाइनली ये ट्रैफिक ओवर हुआ, हम ऑलमोस्ट 1 घंटे से यहां फंसे हुए थे। जिसमें शनशान घबराते हुए कहती है ब्रदर जियांग संभल के, ये वही कार है जो पहले आई थी, वो कट इन करने की कोशिश कर रहा है। जियांग कहता है क्या वो रियली इसे और बढ़ाना चाहते हैं? फिर वो कार उनको टक्कर मारने की कोशिश करने लगती है। जिसमें ओल्ड मैन कहते हैं पहले खुद गलती की और अब वही हम पे गुस्सा कर रहा है। मिस्टर जियांग आप उनकी तरह मत बनिए। जिसमें जियांग कहता है अगर पहले की बात होती मैं जरूर उन्हें कुछ नहीं कहता, लेकिन एपोकालिप्स सुबह से शुरू होने वाला है तो मैं यहां टॉलरेट नहीं करने वाला। कहकर वो उसकी कार को टक्कर मार देता है और आगे बढ़ जाता है। जिसमें वो कार ओनर इंजर्ड हालत में निकलकर फिर से जियांग को सुनहरे वर्ड्स कहने लगता है और वो ट्रैफिक पुलिस को कॉल करके सर्वेलेंस फुटेज मांग रहा होता है ताकि वो जियांग की कार का नंबर ले सके। मैं तुम्हें दिखाऊंगा, यहां कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे तुम्हें नहीं उलझना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और जियांग अपने घर पहुंच चुका होता है। जिसमें ओल्ड मैन कार से उतरते हुए शॉक्ड होकर देखने लगते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा है। जियांग कहता है आप लोग थोड़ा आराम कर लीजिए क्योंकि सुबह से हर दिन बहुत ही मुश्किल भरा होने वाला है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां जियांग कॉफी पीते हुए बाहर देख रहा होता है और तभी शनशान उसके पास आकर कहती है बहुत दिन हो गए मुझे अच्छी नींद लिए हुए और मॉर्निंग क्लासेस भी अटेंड करना नहीं है। जिसमें जियांग कहता है तुम उठ गई, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूं हमारा किला। फिर वो चलते हुए उसके किले के बारे में उसे बताने लगता है। ये वॉल्स कंक्रीट की है और ये रिमोट कंट्रोल गेट भी सॉलिड स्टील का है जो 3 सेंटीमीटर मोटा है। इंसान या ज़ॉम्बीज कोई भी इसे तोड़ नहीं पाएगा बिना बहुत सारे वेपन्स के।
फिर वो उन दोनों को कहता है, याद रखिए मेरे परमिशन के बिना किसी को भी अंदर मत आने देना, हम तीनों के अलावा। जिसमें शनशान कहती है, अगर कोई सर्वाइवर्स हो जो एस्केप करने में कामयाब हो गए, क्या हम बाद उन्हें मरने के लिए छोड़ देंगे? जिसके जवाब में जियां कहता है, मेरे साथ आओ। इस अपोकालिप्स में ह्यूमन नेचर प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। लोगों के मन का ईविल उनके ऊपर हावी हो जाता है और इस अपोकालिप्स में इतना काइंड हार्ट रखना हमें ही मरवाएगा। जिसमें ओल्ड मैन और शनशान बाहर देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। जिसमें जियां दिखाता है, अगर मैं ना रहूं और कोई सर्वाइवर आए, ये जगह उनका टेम्पररी शेल्टर बन सकता है जब तक मैं वापस ना आऊं। किसी को भी किले के अंदर नहीं आने देना। आप लोग समझ गए? हाँ, हम समझ गए। मैं आप लोगों को फूड स्टोरेज दिखाता हूं। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताता हूं किस एरिया से राशन बाहर निकाला जाएगा। जिसमें वो आगे बढ़ते हुए जियांग कहता है, फाइनली। फिर अपना माइंड्स आई एक्टिवेट कर लेता है और वो देखता है दोनों के ऊपर एक बहुत बड़ी स्माइल वाली इमोजी अपीयर होती है। क्या ये ट्रस्ट का साइन है? अभी तक कभी भी ये अपीयर नहीं हुआ। फिर वो उनको अपने रिंग से वेपन्स निकालते हुए कहता है, वेपन्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है अपोकलिप्स में। आप लोगों को ये इंश्योर करना होगा ये वेपन्स हमेशा आपके पास रहे और किसी और के हाथ में ना जाए। जिसमें ओल्ड मैन कहते हैं, हाँ जरूर। फिर जियांग को न्यू टास्क का नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे अपने पुराने दोस्त झांगची को रेस्क्यू करना होता है, जिससे उसे 20 पॉइंट्स मिल रहे होते हैं। जिसमें जियांग कहता है, ओह ये अच्छा है, मैं वरिड था कि मैं कैसे अपने ओल्ड दोस्तों को ढूंढूं। फिर वो जाते हुए उन्हें कहकर जाता है, आप लोग याद रखना जो भी मैंने कहा, आप लोग कुछ भी रूल यहां तोड़ नहीं सकते। जिसमें शनशान कहती है, ब्रदर जियांग आप कहां जा रहे हो? मैं रेस्क्यू करने जा रहा हूं, हमें एक टीम की जरूरत है। फिर हमें एक कैरियोके बार का सीन दिखाया जाता है जहां वही बंदा होता है जिसको जियांग ढूंढ रहा होता है। जहां जांग और उसके साथ वाला बंदा को एक बंदा पूछता है, तुम दोनों कहां जा रहे हो? हम रेस्टरूम जा रहे हैं। जिसमें जांग कहता है, तुम किसी के लिए रुकने जा रहे हो या तुम्हें किडनी प्रॉब्लम्स है? फिर वो दोनों रेस्टरूम से निकलते हुए हंसते हुए जा ही रहे होते हैं कि तभी जांग का कंधा गलती से एक लड़की को लग जाता है। जिसमें वो उसे सॉरी मेरी गलती थी कह रहा होता है, लेकिन उस लड़की का बॉयफ्रेंड गुस्से में कहता है, तू कुत्ते देख भी रहा, कहां चल रहा है? कहकर वो जांग को किक मार देता है जिससे वो दीवार में टकरा जाता है और उसका फ्रेंड उससे वो ठीक है या नहीं पूछ रहा होता है और वो उन लोगों पे गुस्सा होते हुए कहता है, तुम इसे क्यों मार रहे हो? जिसमें उसका बॉयफ्रेंड और गुस्से में कहता है, ये फर्स्ट टाइम है कोई मुझे उल्टा जवाब दे रहा है। इतना कहकर वो जांग के दोस्त को उठा लेता है। जिसमें जांग कहता है, ब्रो ये मेरी गलती थी, उसे मत मारो। और फिर हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो तौलिया से पहुंच रहा था और कहता है, कैसा लक है, अभी अभी बस स्टमक फ्लू ठीक हुआ था, अभी कोल्ड भी हो गया। और वो उन्हें देखकर बोलता है, वाह, और एक फाइट, क्या तुम लोग रुक नहीं सकते थोड़ी देर के लिए? फिर वो उस बंदे के पास जाकर कहता है, जेंटलमैन प्लीज शांत हो जाइए। जिसमें वो बंदा फिर अकड़ते हुए कहता है, तू मुझे डिसरेस्पेक्ट कर रहा है? तू जानता भी है मैं कौन हूं? तेरा बॉस भी मेरे क्लोथ्स को छूने की हिम्मत नहीं करता। तुम दोनों अभी यहां से निकल जाओ, हम इतना सारा केओस हैंडल नहीं कर सकते। और फिर वो बंदा अब वेटर का गला पकड़कर कह रहा होता है, तेरे बॉस को कॉल कर, मैं ये कंफर्म करूंगा कि ये कैरियोके बार बंद हो जाए। वो वेटर, आप प्लीज शांत हो जाइए। वो उन्हें शांत कर रहा होता है और जांग और उसका फ्रेंड वहां से भाग रहे होते हैं और वो अपने रूम में आ जाते हैं। जिसमें उनका एक फ्रेंड पूछता है, क्या तुम लोगों के पीछे कुत्ता था जो तुम लोग इतने जल्दी में हो? जिसमें वो साथ वाला बंदा कहता है, रेस्टरूम से बाहर आते हुए हम गलती से एक गुंडे की बंदी से टकरा गए थे और वो ड्रंक था, इसलिए हमें पीटना चाहता था। लकीली एक वेटर आकर वो सिचुएशन संभाल कर हमें बचाता है। वो नहीं आता तो हम मार खा रहे होते अभी। जिसमें उनका दोस्त कहता है, तुम लोगों ने फाइट बैक क्यों नहीं किया? क्या हमारा मैकेनिकल क्लास कभी बैक डाउन हुआ है? रुक, मैं अभी कॉल करके हमारे डिपार्टमेंट में सभी लड़कों को बुलाता हूं उसे पीटने के लिए। जिसमें जांग कहता है, हमें 1 ईयर बचा है बस ग्रेजुएशन से, तो ट्रबल से दूर ही रहते हैं, सो म्यूजिक को प्ले करो और डांस करते रहो। जिसमें कोई दरवाजे को किक करता है और हम देखते हैं वही उस लड़की का बॉयफ्रेंड वेटर को मारकर पकड़कर अपने बंदों के साथ आया होता है। जिसे देखकर सब शॉक्ड होते हैं और वो बंदा आकर कहता है, हाँ ये वही है, पकड़ो सालों को। तब जांग और उसके दोस्त नीचे बैठकर अपने हाथ पीछे कर लेते हैं। जिसमें जांग वही दोस्त कहता है, तुम लोगों की हिम्मत है तो अभी मुझे एक कॉल करने दो। जिसमें वो बंदा एक बोतल उठाकर उसके सिर पर मारकर कहता है, क्या मैंने तुम लोगों को बात करने की इजाजत दी? जिसमें जांग कहता है, चेन चोंग।
जिसमें सीन शिफ्ट होता है और हमें एक कार दिखाया जाता है जहां जियांग था। वो उस कैरियोके के बाहर पहुंचकर कहता है, मुझे लगा ही था तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो। फिर वो अंदर जाते हुए कहता है, हम यहां वर्ल्ड का एंड देखने वाले हैं और तुम यहां गाने गा रहे हो। सो गाइज, ये पार्ट यही खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट 2 डेज बाद आएगा और अब से हर 2 दिन बाद ही आएगा। सो सब्सक्राइब करके रख लीजिए।